हमारी ये धरती, जिस पर खड़े बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े मैदानी भाग, जहां पर बहती नदियां, बड़े बड़े देश, पहाड़ी धरती तो कहीं पर उड़ती रेत से भरे रेगिस्तान, कहीं पर पानी की भरमार है तो कहीं पर पीने के पानी की मार, कहीं पर सूखी बंजर पहाड़ियां हैं तो कहीं पर पेड़ पौधों से आच्छादित पहाड़ियां, कहीं पर वर्षा वन है तो कहीं पर उष्णकटिबंधीय वन, कहीं बड़े बड़े घास के मैदान है तो कहीं पर बर्फ से ढकी पहाड़ियां, कहीं पर वर्ष भर गर्मी पड़ती है तो कहीं पर वर्ष भर तापमान माइनस में रहता है। बड़े बड़े वन्य जीवों से लेकर छोटे छोटे बैक्टीरिया, इतनी सब विविधताओं से भरी हमारी ये प्यारी धरती आकाश से देखने पर और भी सुंदर लगती है। हमारी धरती हमारे सौर मंडल के तीसरे नंबर का ग्रह है। साथ ही ये इस ब्रह्मांड का अभी तक ये पहला ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन की संभावनाएं हैं, जीवन पनप रहा है। सदियों से था, सदियों तक रहेगा। इन्हीं सब विविधताओं से भरी ये धरती अपने अक्ष पर घूमती हुई 24 घंटे में दिन और रात बनाती है। प्रकृति ने इसे बड़ी ही खूबसूरती से बनाया है। ये अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, जिसके कारण यहाँ पर सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे मौसम बनते रहते हैं। यहाँ का सघन वायुमंडल, जिसमें प्राण वायु है, हमारे जीने के लिए आवश्यक है। साथ ही ये पृथ्वी सूरज के चारों ओर अपना एक चक्कर 365 दिनों में कंप्लीट करती है, जिसके कारण यहाँ पर 1 साल होता है। विविधताओं से भरी ये पृथ्वी क्या हमेशा से ही इतनी सुंदर रही थी? इस पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ? क्या हमेशा से मानव था या फिर अभी पिछले कुछ सालों से ही मानव है? इस धरती पर जीवन कैसे प्रारंभ हुआ? सबसे पहले जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? किस तरह के जीवन ने जन्म लेना शुरू किया? सबसे पहले प्राकृतिक वातावरण का निर्माण हुआ या फिर किसी जीव का? सवाल बहुत सारे हैं। इन सभी सवालों के जवाब हमेशा की तरह हमें उस जगह पर मिलेंगे जहां से इसकी शुरुआत हुई। शुरुआत में ना तो स्पेस था, ना ही टाइम, ना ही किसी प्रकार के कोई तारे थे, ना ही मिल्की वे जैसी गैलेक्सी, और ना ही पृथ्वी जैसे कोई ग्रह है, और ना ही हमारा चंद्रमा जैसा कोई उपग्रह था। कुछ नहीं था। ये सारा मैटर सिर्फ एक पॉइंट में समाया हुआ था, जिसका आकार एक एटम से भी बहुत छोटा था। लेकिन पता नहीं अचानक किस कारण से इस छोटे से पॉइंट ने बढ़ना शुरू किया। इस बढ़ते पॉइंट ने अचानक इतना बड़ा आकार ले लिया और एक बड़ा विस्फोट हो गया। इस विस्फोट के कारण देखते ही देखते हर जगह ब्रह्मांड पैदा हो गया। जहां पर कुछ नहीं था, वहां पर अब हाइड्रोजन गैस के बादल बिखरे हुए थे। हर जगह प्योर एनर्जी भरी हुई थी। इन्फ्लेशन के कारण टेम्परेचर बहुत ज्यादा था और समय गुजरने के साथ साथ इस टेम्परेचर ने कम होना शुरू किया। इन्फ्लेशन के कारण एनर्जी का एक जबरदस्त फ्लो बन गया। तभी जन्म हुआ एक नई ताकत का, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। इस ग्रेविटी ने ही ब्रह्मांड में फैले हुए इस प्योर एनर्जी के पार्टिकल्स को आपस में जोड़ना शुरू किया और जन्म हुआ पहले एटम का, जिसके कारण देखते ही देखते पूरा ब्रह्मांड हाइड्रोजन के एटम से भर गया। हाइड्रोजन के एटम से भरने के बाद इस ब्रह्मांड में ग्रेविटी का मान बढ़ने लगा और इस बढ़ती ग्रेविटी ने हाइड्रोजन को हीलियम में बदल दिया। लगातार बढ़ती ग्रेविटी ने ही चारों तरफ दूर भागती प्योर एनर्जी और एटम्स को पास लाने को मजबूर किया, जिससे एक ही जगह पर बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया। और इस मटेरियल के इकट्ठा होने की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणुओं के बीच न्यूक्लियर फिशन जैसी अंतहीन चलने वाली जबरदस्त विस्फोट वाली प्रक्रिया शुरू हो गई। इस प्रक्रिया ने जन्म दिया पहले तारे को। ब्रह्मांड में इस तरह से एक ही समय में इस ब्रह्मांड में हर जगह अरबों तारों ने जन्म ले लिया और ये ब्रह्मांड तारों से भर गया। इन्हीं तारों की लगातार बढ़ती ग्रेविटी ने आसपास फैले छोटे तारों को अपने अंदर समाना शुरू किया और बहुत सारे तारों का एक ग्रुप बन गया। ऐसे अरबों ग्रुप इस ब्रह्मांड में बन गए, जिसमें खरबों तारे समाये हुए थे। इन खरबों तारों के समूह को
हमने आकाश गंगा कहा। उन्हीं आकाश गंगा में से एक आकाश गंगा मिल्की वे में हमारे तारे यानी सूरज का जन्म हुआ। हमारा ये तारा काफी बड़ा था, साथ ही इसकी ग्रेविटी भी बहुत जबरदस्त थी, जिसकी वजह से आसपास घूम रही धूल, डस्ट, हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। यहाँ चक्कर लगा रहे पार्टिकल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। समय गुजरने के साथ यहाँ का टेम्परेचर कम होने लगा और सूरज के चारों तरफ घूमने वाले इन पार्टिकल्स में भी ग्रेविटी ने जन्म लिया। ग्रेविटी के कारण उड़ती धूल, हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स आसपास आने लगे और इनका टेम्परेचर बढ़ने लगा। शुरुआती ब्रह्मांड में सूर्य के चारों तरफ ऐसी धूल, गैस के बादल घूमने लगे। इन बादलों में बढ़ती ग्रेविटी ने इन्हें बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, जिसके कारण ये इस स्पेस में बड़े बड़े आग के गोले जैसे दिखाई देते थे। लगातार चलते ब्रह्मांड में इस प्रोसेस के कारण यहाँ का तापमान लगातार कम होने लगा और इस लगातार कम होते तापमान ने इन गैस के बादलों को और ज्यादा पास ला दिया। डस्ट और गैस के बादलों ने मिलकर के सॉलिड क्रस्ट बनाना शुरू किया। सॉलिड क्रस्ट के बनते ही हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारी आज की पृथ्वी जैसा ही बन गया था, लेकिन ये आज की पृथ्वी से काफी ज्यादा बड़ा था और ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा था। लगातार बढ़ती ग्रेविटी ने ही धूल और गैस के बादलों को पास में लाना शुरू किया, तो ये गैस के बादल एक धधकता हुआ गोला बन गए। इस धधकते हुए गोले का प्रारंभिक तापमान 1700 से 1400 डिग्री सेल्सियस था, जो कि बहुत ज्यादा था। ये बिल्कुल आज के वीनस ग्रह जैसा ही था, जहां पर हमेशा आग बरसती रहती थी। कोई भी नहीं कह सकता था कि इस आग के गोले पर भविष्य में जीवन पनपने वाला है। आज की तुलना में उस समय की पृथ्वी का आकार बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि आग का गोला ठंडा होकर आज की पृथ्वी जैसा बन गया? ऐसा क्या हुआ कि इसका आकार भी कम हो गया? शुरुआती ब्रह्मांड काफी उथल पुथल भरा था। इस समय का जीवन पूरे तरीके से विनाश का था। हर तरफ विनाश ही विनाश हो रहा था। स्थिरता का तो नामो निशान नहीं था। भले ही पृथ्वी का जन्म हो चुका था, लेकिन इसका तापमान बहुत ज्यादा था और ये लगातार ठंडी हो रही थी। मुसीबतें अभी यहाँ पर कम नहीं हुई थी। शुरुआती इस उथल पुथल भरे ब्रह्मांड में हर समय पृथ्वी पर मेट्रोइड्स की बरसात हो रही थी। हर एक गिरते मेट्रोइड्स की वजह से पृथ्वी पर बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण हो रहा था और इस टक्कर से तापमान लगातार बढ़ रहा था, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर आग की लपटों से भरी लावा की नदियां बहने लगी। इस समय यहाँ पर ऑक्सीजन नाम का कोई भी परमाणु उपस्थित नहीं था। बढ़ते तापमान के कारण यहाँ पर हर समय लाखों की संख्या में ज्वालामुखी फट रहे थे। इस समय की पृथ्वी को देखकर कोई भी कह नहीं सकता था कि भविष्य में यहाँ पर जीवन होगा। पृथ्वी की इस अवस्था को वैज्ञानिक रीडिंग नाम देते हैं। आज से लगभग 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर बहने वाले लावा की नदियों ने पृथ्वी के केंद्र की ओर बहना शुरू किया, जिससे पूरी पृथ्वी का लावा एक ही जगह जमा होने लगा और पृथ्वी का तापमान कम होने लगा, जिससे इसका सॉलिड क्रस्ट बना। लगातार फूटते ज्वालामुखी टक्कर होती उल्का पिंडों के कारण बहुत ज्यादा मात्रा में गैस भी निकल रही थी। उल्का पिंडों की टक्कर और ज्वालामुखी से निकली गैसेस ने पृथ्वी के चारों तरफ इकट्ठा होना शुरू किया। इसी समय पृथ्वी की ग्रेविटी भी लगातार बढ़ रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के बाहर जाती इन गैसों को पृथ्वी ने अपनी कक्षा में बांध कर रखा और इस तरह से पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण हुआ। भले ही हमें ये लगता हो कि यदि पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होते या फिर उल्कापिंड नहीं टकराते तो पृथ्वी कब की ही ठंडी हो चुकी होती, लेकिन लगातार फटते ज्वालामुखी और टकराते उल्कापिंडों ने ही पृथ्वी पर जीवन की संभावनाओं के लिए जरूरी सभी तत्वों को जुटाने का काम किया था। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर लगातार होने वाली मेट्रोइड्स की बरसात में ही यहाँ पर पानी को जन्म दिया था। सुदूर अंतरिक्ष से आने वाले ये मेट्रोइड्स जमी हुई बर्फ के गोले होते थे,
जब ये पृथ्वी की सतह से टकराते तब बहुत ज्यादा टेम्परेचर के कारण तुरंत ही वाष्प में बदल जाते, जिसके कारण पृथ्वी के चारों तरफ बादलों का निर्माण होने लगा। इस वाष्प से बने बादल जब आपस में मिलकर के सघन होने लगे तो तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। बादलों से बरसा पानी पृथ्वी की सतह पर गिरते ही भाप बन जाता और पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर कम कर देता। लेकिन ये टेम्परेचर अभी भी इतना ज्यादा था कि बारिश के रूप में बरसे पानी की बूंदें तुरंत ही भाप बन जाती थी। ये प्रक्रिया लगातार करोड़ों सालों तक चलती रही। लगातार बारिश होती रही। बारिश की बूंदें सतह से टकराती, भाप बन जाती और फिर बादल बनते। बादल फिर से बारिश करते। तो लगातार करोड़ों सालों तक चलती इस प्रक्रिया में पृथ्वी की सतह ठंडी हुई और पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर बड़े बड़े महासागरों का निर्माण हुआ। इन टकराते बादलों के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में तेज चमकती कड़कती बिजली हर समय हर पल चमकती रहती थी, जिसके कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का निर्माण हुआ। लगातार चलती इस प्रोसेस के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसी गैसों का निर्माण हुआ। ऐसा भी माना जाता है कि पृथ्वी पर पानी की उपस्थिति किसी मेट्रोइड्स के कारण नहीं हुई, बल्कि ज्वालामुखी के विस्फोट से निकली गैस के एटम आपस में जुड़ते रहे और हर बार एक नए एटम का निर्माण करते रहे। जब वायुमंडल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलग अलग एटम्स का बहुत ज्यादा संख्या में निर्माण हो गया, तब ये एटम पास पास आने लगे और आकाश में चमकती बिजली ने इन्हें और ज्यादा पास में ला दिया और इन्हें आपस में जोड़ दिया, जिसके कारण पानी की जलवाष्प का निर्माण हुआ और ये जलवाष्प इकट्ठा होकर के बादल में बदलने लगी और इन बादलों के कारण ही पृथ्वी पर मूसलाधार बारिश होने लगी। पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। लग रहा था कि पृथ्वी अब किसी भी तरह की विपरीत परिस्थितियों में नहीं फंसेगी। अब यहाँ पर जीवन पनपने लगेगा। लेकिन पृथ्वी का आकार अब भी अपने सामान्य आकार से काफी बड़ा था। पृथ्वी की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी आकाश में मंगल ग्रह के बराबर आकार का एक ग्रह पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। तेजी से बढ़ते इस मेट्रोइड्स ने पृथ्वी से एक जोरदार टक्कर की, जिसे हैवी बम्बार्ड कहते हैं। इस मेट्रोइड्स का नाम था थिया। थिया नाम के मेट्रोइड से टकराने के बाद पृथ्वी एक बार फिर से धूल धुएं का गुब्बार बन गई और इसका आकार डोनट शेप का हो गया। थिया और पृथ्वी के आपस में टकराने से पृथ्वी के ऊपर की क्रस्ट डैमेज हो गई और साथ ही साथ थिया की ऊपरी क्रस्ट भी डैमेज हो गई, जिससे पृथ्वी और थिया के आपस में मिलने से इसके चारों ओर डोनट शेप में धूल, गैस, मिट्टी और बड़े बड़े बादल घूमने लगे। लेकिन पृथ्वी की भारी ग्रेविटी की वजह से इनमें से अधिकतर अंश वापस पृथ्वी में समा गए, लेकिन कुछ हिस्सा अभी भी पृथ्वी के बाहर ही रह गया और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। चक्कर लगाते हुए डस्ट के इस क्लाउड ने भी अपनी ग्रेविटी बढ़ाते हुए अपने क्रस्ट को ठंडा किया और सॉलिड सरफेस में बदल दिया। इस तरह हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। उस समय ये चंद्रमा हमारी पृथ्वी के बहुत ज्यादा पास में था। आज आकाश में हमें जिस आकार का चंद्रमा दिखाई देता है, उस समय पृथ्वी के आकाश में आज की तुलना में 200 गुना बड़ा चांद दिखाई देता था। लेकिन लगातार दोनों के बीच बढ़ती दूरी ने ही आज इसे बहुत छोटा कर दिया है। जिस अवस्था से पृथ्वी गुजरी थी, उसी अवस्था से हमारा चंद्रमा भी गुजरने लगा। यहाँ भी लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे और आकाश की उथल पुथल के कारण यहाँ पर लगातार मेट्रोइड्स की बारिश होने लगी, जिसके कारण यहाँ पर बड़ी बड़ी लावा की नदियां बहने लगी। ज्वालामुखी से निकली गैस ने इसके चारों तरफ वायुमंडल का निर्माण किया। लेकिन चांद की ग्रेविटी पृथ्वी से बहुत ज्यादा कम होने के कारण चंद्रमा इन सभी जीवन के तत्वों को ज्यादा लंबे समय तक रोक नहीं पाया और इस कारण से आज चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है और यहाँ पर जीवन नहीं है। चंद्रमा पर बने वायुमंडल को रोकने के लिए चंद्रमा के पास इतनी ग्रेविटी नहीं थी कि वो उसे स्थिर रख पाता और इस कारण से जब चंद्रमा का वायुमंडल खत्म हो गया
तो इस पर एक बार फिर से मेट्रोइड्स की लगातार भारी बारिश होने लगी। चंद्रमा पर अस्तित्व लेते जीवन को खत्म कर दिया गया। मेट्रोइड्स की बारिश की वजह से चंद्रमा की सतह पर बड़े बड़े क्रेटर्स का निर्माण हुआ, जो हमें आकाश में देखने पर चंद्रमा पर दाग जैसे दिखाई देते हैं। पृथ्वी एक बार फिर से ठंडी होने लगी। पृथ्वी पर ज्वालामुखी और उल्का पिंडों की बारिश हो रही थी और साथ ही साथ पृथ्वी पर बारिश बढ़ने लगी और एक बार फिर से पृथ्वी जलमग्न हो गई। पृथ्वी के बड़े बड़े महासागरों के अंदर भी ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के अंदर होने वाले इन बड़े बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण पृथ्वी की समुद्री सतह के नीचे पहले एमिनो मॉलिक्यूल्स ने जन्म लिया। कुछ लोगों का मानना है कि हमारा जन्म पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह पर हुआ था। इसके पक्ष में डेविड मिलर नाम के एक वैज्ञानिक ने लेबोरेटरी में ही पृथ्वी के उस समय के वातावरण को फिर से बनाने की कोशिश की। उन्होंने कुछ फ्लास्क में उस समय के वातावरण में उपस्थित गैसेस भरी और चमकती कड़कती बिजली को दर्शाने के लिए एक हाई वोल्टेज की स्पार्क छोड़ी। इस प्रयोग के खत्म होने के बाद मिलर ने पाया कि इस फ्लास्क में एक गाढ़ा काला और बदबूदार द्रव्य जमा हो गया। जब इस द्रव्य की जांच की गई तो इसमें प्रारंभिक एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल्स मिले, जिससे ये बात स्पष्ट हो गई कि पृथ्वी पर जीवन रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण ही हुआ था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्मांड के जन्म के समय पृथ्वी और मंगल दोनों एक जैसी ही अवस्था में थे और एक जैसी प्रक्रियाओं से गुजरे होंगे। पृथ्वी का आकार बड़ा होने और मंगल का आकार छोटा होने के साथ ही मंगल का निर्माण पहले होने के कारण मंगल पर जीवन ने पहले जन्म लिया होगा, जिसके बाद मंगल पर धरती से पहले ही पूरी तरह से विकसित प्रारंभिक कोशिकाओं ने जन्म लिया होगा और जब मंगल से कोई मेट्रोइड्स टकराया होगा तब इन विकसित कोशिकाओं से भरा कोई मेट्रोइड्स पृथ्वी से टकराया होगा। टक्कर के बाद पृथ्वी पर इसने बैक्टीरिया को भर दिया। वैज्ञानिक ऐसा इसलिए मानते हैं कि अभी तक मिले सबूतों के आधार पर यह घोषणा की जाती है कि पहली कोशिका का जन्म महासागरों में हुआ। लेकिन जिस समय का ये अनुमान लगाया जाता है उस समय भले ही पृथ्वी पर महासागर थे, लेकिन लगातार होती मेट्रोइड्स की बारिश ने यहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि उस टेम्परेचर की वजह से महासागरों का पानी उबलने लगा और उबलते पानी में किसी भी एमिनो एसिड को लंबे समय तक रोके रखने की क्षमता नहीं थी और वे एमिनो एसिड खत्म हो गए। इसी कारण ये माना जाता है कि मंगल ग्रह भी इसी प्रोसेस से गुजरा था। लेकिन मंगल ग्रह जल्दी ही ठंडा हो गया और वहां पर एक पूर्ण रूप से विकसित बैक्टीरिया ने जन्म लिया। लगातार होती मेट्रोइड्स की बारिश की वजह से जीवन हजारों सालों तक लगातार अंतरिक्ष की यात्रा करते हुए पृथ्वी पर पहुंचा होगा और जब ये मेट्रोइड्स पृथ्वी तक पहुंचा तब पृथ्वी का वातावरण इन बैक्टीरिया के बढ़ने लायक बन गया। तब जाकर पहली कोशिका का निर्माण हुआ। ऐसा भी माना जाता है कि लगातार सागर की गहराई में बनने वाले एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ने लगे तो उन्होंने कोशिका की बाहरी कोर को बनाया, जिसमें कोशिका सुरक्षित रह सकती थी। इन बाहरी कोर में जमा एमिनो एसिड और ज्यादा बढ़ने लगा तो यहाँ पर कोशिका के निर्माण के ब्लूप्रिंट डीएनए ने जन्म लिया और इसी डीएनए ने पहली कोशिका को जन्म दिया। लगातार विकसित होती इन कोशिकाओं ने एक कोशिकीय जीव से लेकर बहुकोशिकीय जीवों तक को जन्म दिया। विज्ञान की भाषा में कहे तो हमारा और इन पेड़ पौधों का जन्म एक जैसी कोशिकाओं से हुआ है, क्योंकि केले और इंसान के डीएनए में 50% तक की समानता पाई जाती है। इस कारण हम कह सकते हैं कि केले और हमारे पूर्वज एक ही थे। पृथ्वी के शुरुआती समय में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में बहुत ज्यादा कम थी, जबकि वायुमंडल में मीथेन गैस की अधिकता थी। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता भी थी, जिसके कारण वायुमंडल अम्लीय हो रहा था और इस अम्लीय वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर अम्लीय वर्षा होती थी। इस अम्लीय वर्षा के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर भी लगातार कम हो रहा था और इस समय तक आते आते ब्रह्मांड में होने वाली उथल पुथल भी कम होने लगी थी, जिसके कारण मेट्रोइड्स की बारिश बहुत ज्यादा कम हो गई थी। या फिर हमारे सघन वायुमंडल के कारण
पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से पहले ही मेट्रोएड्स खत्म हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी की सतह तेजी के साथ ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी पर शुरू हुआ आज से लगभग 2.5 अरब साल पहले हिमयुग का। इस समय पृथ्वी पर चारों तरफ जहां देखो वहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती थी। पूरी पृथ्वी बर्फ की सतह के नीचे दब गई थी। बर्फ हर उस जगह तक जम गई थी जहां जीवन पनप रहा था और जीवन के लिए ये एक वरदान साबित हुआ। कई करोड़ सालों तक पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री तक रहा और इसके कारण पूरी पृथ्वी एक बर्फ का गोला बन गई। लगभग 1.2 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी पर हजारों किलोमीटर बर्फ की चादर बिछी हुई थी, तब अचानक पृथ्वी पर एक बार फिर से ज्वालामुखी सक्रिय हो गए। हर तरफ ज्वालामुखी फटने लगे और इन फटते ज्वालामुखी से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ने लगी, जिसकी वजह से सूर्य से आने वाली रोशनी यहीं पर ट्रैप होने लगी और पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा, जिसके कारण पृथ्वी एक बार फिर से आग के गोले की तरह तपने लगी और पृथ्वी की सतह पर बिछी बर्फ की मोटी चादर हटने लगी। बढ़ते तापमान के कारण बर्फ की मोटी चादर पिघलने लगी और एक बार फिर से महासागर अस्तित्व में आने लगे। चारों तरफ पानी ही पानी हो रहा था और उस पानी में हिमयुग के दौरान बर्फ की मोटी चादरों के नीचे कोशिकाओं ने लगातार विभाजित होना जारी रखा था और लगातार विभाजित होती इन कोशिकाओं ने आज से 1 मिलियन साल पहले तक अपने आप को विभाजित करते हुए एक कोशिकीय जीव से लेकर के बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण पानी की सतह के नीचे कर लिया था। समुद्र के पानी में बड़ी बड़ी मछलियों से लेकर छोटी छोटी मछलियां, कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि छोटे छोटे पौधे भी जन्म ले चुके थे। इन पौधों ने सूरज की रोशनी और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के सहयोग से फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाना शुरू किया और बदले में ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया, जिसके कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। लगातार विकास का ये क्रम चलता रहा और समुद्र की तलहटी में जन्म लिए पौधों ने अब समुद्र से बाहर ठोस जमीन पर भी उगना शुरू कर दिया था। जमीन पर उगे इन पौधों ने अपने आकार को बढ़ाना और अपनी संतति को बढ़ाना शुरू किया और देखते ही देखते कुछ लाख साल में ही पृथ्वी पूरे तरीके से छोटे पौधे से लेकर बड़े बड़े वृक्षों से भर गई। लगातार चलती फोटोसिंथेसिस की क्रिया की वजह से पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार घट रही थी, तो वहीं ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ रही थी। लेकिन अभी भी यहाँ का जीवन मनुष्य के जन्म के लिए सुरक्षित नहीं था। पानी में रहने वाले इन जीवों की डीएनए संरचना में बदलाव होने लगा और लगातार बदलाव होने के इस आनुवंशिक कारण के कारण कुछ जीवों ने समुद्र के पानी से बाहर कदम रखना शुरू किया और इस तरह से पहले उभयचर यानी एम्फीबियंस का जन्म हुआ। ये ऐसे जीव थे जो पानी और जमीन दोनों जगह पर आसानी से रह सकते थे। जीवों में लगातार इस तरह के आनुवंशिक परिवर्तन हो रहे थे और इन आनुवंशिक परिवर्तन के कारण अलग अलग प्रकार के जीवों ने जन्म लेना शुरू किया। आनुवंशिक परिवर्तन का मतलब होता है कि डीएनए की संरचना में परिवर्तन का होना। डीएनए में जब कोई खराबी आ जाती है या फिर डीएनए कहीं से टूट जाता है, डीएनए उसे फिर से ठीक करने की कोशिश करता है और टूटी हुई जगह पर ठीक वैसी ही एक कॉपी लगा देता है। कई बार इस लगने वाली कॉपी के कारण डीएनए का सीक्वेंस बिगड़ जाता है और एक नए प्रकार के डीएनए का निर्माण होता है, यानी डीएनए का जन्म होता है। इसका मतलब है कि एक नए प्रकार के जीव का जन्म। पृथ्वी पर लगातार ये प्रक्रिया चलती रही और इस प्रक्रिया के कारण पृथ्वी पर उड़ने वाले, रेंगने वाले, पानी में रहने वाले और उभयचर जीवों के साथ साथ पेड़ पौधों ने जन्म लिया। आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले पृथ्वी का वातावरण आज के वातावरण के बिल्कुल समान हो चुका था, लेकिन अभी भी मनुष्य जैसे जीव का जन्म नहीं हुआ था। आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले रेंगने वाले एम्फीबियंस के डीएनए में परिवर्तन हुआ और इस डीएनए के परिवर्तन ने जन्म दिया इस पृथ्वी पर राज करने वाले विशाल काय डायनासोर को।
उस समय पूरी पृथ्वी पर डायनासोर का ही राज था। ये डायनासोर मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही तरह के थे। उस समय डीएनए के परिवर्तन से पैदा हुई डायनासोर की इन प्रजातियों में से कुछ प्रजातियां पृथ्वी की सतह पर रहती थी। इनमें से कुछ शाकाहारी डायनासोर थे तो कुछ मांसाहारी डायनासोर। कुछ बहुत ज्यादा हिंसक स्वभाव के थे तो कुछ बहुत ज्यादा शांत स्वभाव के थे। इसी तरह कुछ डायनासोर की प्रजातियां हवा में भी उड़ती थी, यानी उनके बड़े बड़े पंख थे और वे हवा में उड़ते थे। ऐसी ही कुछ डायनासोर की प्रजातियां समुद्र के विशाल पानी में भी पैदा हुई थी। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा युग था जब जल, थल और नभ हर जगह सिर्फ और सिर्फ डायनासोर ही डायनासोर थे। इसका मतलब ये नहीं था कि हर जगह पाए जाने वाले डायनासोर को किसी से खतरा नहीं था। डायनासोर ग्रुप में रहते थे और इसी तरह बहुत सारे जीव भी ग्रुप बनाकर रहते थे। इन सभी चीजों में अपने स्वामित्व को लेकर के लगातार संघर्ष चलता रहता था। उस लगातार संघर्ष के कारण बहुत सारे डायनासोर को अपनी जान भी गंवानी पड़ती थी। साथ ही साथ इस समय रहने वाले जीवों को अपनी जान का खतरा छोटे छोटे जीवों से भी रहता था, क्योंकि इस समय बड़े ही खतरनाक और जहरीले मच्छर पाए जाते थे। वे इतने खतरनाक और जहरीले होते थे कि यदि वे किसी डायनासोर को काट लेते थे तो उनकी मृत्यु हो जाती थी। इसलिए वे हमेशा ग्रुप में रहते थे। साथ ही साथ मादा डायनासोर अपने अंडे पक्षियों की तरह घोंसलों में देती थी और मादा डायनासोर ही अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी और उन्हें शिकार करना सिखाती थी। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले अचानक सुदूर अंतरिक्ष से आता एक उल्का पिंड बृहस्पति ग्रह से टकरा जाता है और इस टक्कर के कारण उस उल्का पिंड की दिशा बदल जाती है। दिशा बदलते ही ये उल्का पिंड सीधा पृथ्वी की तरफ आने लगता है। 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा ये उल्का पिंड जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो मंडल के घर्षण के कारण ये एक बहुत बड़ा आग का गोला बन जाता है। 27 किलोमीटर व्यास का ये गोला जब वायुमंडल के घर्षण से आग का गोला बनता है तो इसकी गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि पृथ्वी की सतह पर रहने वाले सभी जीव इसकी गर्मी को महसूस कर सकते थे। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि इस चमक की वजह से पृथ्वी पर रहने वाले डायनासोर की आंखें खराब हो गई और वे पूरे तरीके से अंधे हो गए। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि माना जाता है कि लगभग 4 मिनट में ही इसने पूरे अटलांटिक महासागर को पार कर लिया और अंत में ये मैक्सिको की खाड़ी में पृथ्वी से टकरा गया। इसके कारण जबरदस्त विस्फोट हुआ और इस विस्फोट ने पृथ्वी की सतह पर उपस्थित सभी धातुओं को पिघलाकर अंतरिक्ष में भेज दिया था। यह विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसने पृथ्वी की सतह पर एक बड़े गड्ढे को जन्म दिया। साथ ही साथ कुछ मिनटों के बाद इस टक्कर की वजह से पृथ्वी की ऊपरी सतह पर रिक्टर पैमाने पर 12 की तीव्रता से एक भयंकर भूकंप आ गया। इस उल्कापिंड के टकराने से पृथ्वी पर चारों तरफ रेडिएशन ही रेडिएशन फैल गया और इस रेडिएशन के 900 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु मर गए। साथ ही साथ भयंकर ज्वालामुखियों को तीव्रता से आए इस भूकंप ने सक्रिय ज्वालामुखी में बदल दिया। धरती पर एक बार फिर से ज्वालामुखी फटने लगे और इस टक्कर के कारण आए भूकंप ने बहुत बड़ी सुनामियों को जन्म दिया। समुद्र की लहरें विशाल आकार लेते हुए दानव की तरह पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में आने वाले हर जीव को निगलते हुए उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया। विस्फोट के कारण धूल का एक बहुत बड़ा गुब्बार बना जो 800 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से बहते हुए इन सभी मासूम जानवरों की जान लेने लगा। साथ ही साथ जब टक्कर से पृथ्वी के ऊपर का क्रस्ट टूटकर बिखर गया था तो वो बिखरा हुआ क्रस्ट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक बार फिर से पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने लगा। इस समय वापस लौटता ये क्रस्ट आग के बड़े बड़े गोलों की तरह नीचे बरसने लगा और इसके संपर्क में आने वाली सभी चीजों का खात्मा हो गया। इस टक्कर से पृथ्वी का तापमान भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। टक्कर के कारण भी तापमान बढ़ा तो वहीं ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी तापमान बढ़ गया
और यहाँ पर भयंकर तापमान वाली तेज हवाएं बहने लगी। इन हवाओं का तापमान 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया और पृथ्वी पर चारों तरफ आग ही आग हो गई। इस आग के कारण पृथ्वी के पूरे वायुमंडल का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया और इस बढ़े हुए तापमान की गर्मी को पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी जीव सहन नहीं कर पाया। इस तरह से पृथ्वी की जल थल नभ में रहने वाले डायनासोर की प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई। भले ही पृथ्वी पर कुछ सालों पहले जीवन ने जन्म लिया हो, लेकिन आकाश से आने वाली एक आफत ने लगभग सभी प्रजातियों को खत्म कर दिया। इस महाविनाश के कारण पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्रजातियों में से लगभग 75% प्रजातियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। साथ ही साथ पेड़ पौधों की भी अधिकतर प्रजातियां लगभग इस महाविनाश में खत्म हो गई और जो विशालकाय जीव बचे हुए थे वे खाने की कमी के कारण मर गए। इस महाविनाश में सिर्फ वही जीव जीवित बच पाए जिनका वजन 25 किलोग्राम या 25 किलोग्राम से कम था। लेकिन इस महाविनाश ने ही पृथ्वी पर एक नए प्रकार की प्रजाति को जन्म दिया और वो प्रजाति थी मैमल्स। इनमें मैमल्स का विकास तो डायनासोर के समय ही हो गया था, लेकिन इस महाप्रलय में ये जीव ही जीवित बच पाए। इनका आकार 6 इंच के आसपास का था और पृथ्वी पर लगभग सभी प्रकार की खाने की चीजें इस महाविनाश में नष्ट हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने हर तरीके से जो कुछ भी मिला उसे खाना शुरू कर दिया। धरती एक बार फिर से फलने फूलने लगी और पृथ्वी पर एक बार फिर से पेड़ पौधों का विकास होने लगा। पेड़ पौधों के विकास से पर्याप्त मात्रा में खाने की उपस्थिति के बाद जीवों में आनुवंशिक परिवर्तन होने लगे और ये मैमल्स लगातार होते आनुवंशिक परिवर्तन के बाद प्राइमेट जैसी कुछ प्रजातियों में बदल गए। ये प्रजातियां अधिकतर पेड़ों पर ही रहती थी और हमेशा फल ही खाती थी। हजारों सालों तक इसी तरीके से रहने और पेड़ पौधों पर चढ़ने के कारण इन प्रजातियों में धीरे धीरे उत्परिवर्तन होने लगा, जिसके कारण इनकी पूंछ छोटी होने लगी और हाथ लंबे होने लगे। इस तरह से लाखों सालों की प्रक्रिया से गुजरने के बाद हमारे पहले पूर्वज यानी एप्स का जन्म हुआ। आज से 3 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी पर ग्लोबल कूलिंग जैसे इफेक्ट बढ़ने लगे तो इससे पेड़ खत्म होने लगे और घास के बड़े बड़े मैदान बनने लगे। इन बड़े बड़े घास के मैदानों के कारण घास के मैदान में रहने वाले जंगली जीव जैसे कि शेर, चीता विकसित हुए। हमारे पूर्वज अफ्रीका के जंगलों में रहते थे, लेकिन लगभग आज से 50 लाख साल पहले पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट में परिवर्तन के कारण यहाँ पर एक नई पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ और इस पर्वत श्रृंखला के कारण यहाँ पर मानसून पूरे तरीके से खत्म हो गया, जिसके कारण यहाँ पर बारिश में बहुत ज्यादा कमी आने लगी और बारिश में कमी के कारण यहाँ के अधिकतर पेड़ पौधे सूख गए और ये इलाका धीरे धीरे रेगिस्तान में बदलने लगा। ऐसे में खाने की कमी होने के कारण यहाँ से हमारे पूर्वज एप्स पूरी दुनिया में फैलने लगे। हर जगह की अलग अलग जलवायु के कारण इनमें अलग अलग परिवर्तन होने लगे और ये एप्स गोरिल्ला, चिंपैंजी और मानव में बदलते गए। मानव के लगातार विकसित होने का परिणाम हम हैं और ये विकास लगातार जारी है। लगातार विकसित होते मानव के शरीर के कुछ अंग बिल्कुल भी काम आना बंद हो गए, जिसके कारण वे अंग हमारे शरीर से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए, जैसे कि हमारी पूंछ। हमारी और पृथ्वी की ये विकास यात्रा जो बहुत ही रोमांचक, सस्पेंसिव और खतरनाक एडवेंचर से भरी हुई है। हमारा जन्म हजारों लाखों करोड़ों सालों की घटनाओं के बाद में हुआ है, लेकिन इन सभी के बावजूद भी हम पृथ्वी के वातावरण को खराब करने और नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते हैं। इस कारण से पृथ्वी का वातावरण लगातार बिगड़ रहा है। पृथ्वी पर पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। हमारी इस विकसित सभ्यता के कारण हमने पृथ्वी को रहने लायक नहीं छोड़ा है। अगर आज भी हम नहीं संभले तो हो सकता है कि एक दिन हम तो खत्म होंगे ही होंगे, साथ ही साथ इस पूरी पृथ्वी और इस पर रहने वाली हर प्रकार की प्रजाति के विनाश का कारण भी बनेंगे।